हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। थोड़ा सा सेशन लेट हो गया है आपका। ठीक है, कई बार प्रॉब्लम हो जाती है ना, तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। वैसे तो मेरा इरादा ये था कि 9 बजे शुरू करके 10 बजे अपना ख़त्म कर दें। ठीक है, यहाँ पर आपकी क्लास होगी इस वाले लिंक पर। ठीक है जी, एक बार टेलीग्राम पर शेयर कर दो आप सभी बच्चे। ठीक है, ताकि जो दूसरे वाले लिंक पे है ना, उनको पता चल जाए कि यहाँ पर हमारी क्लास है। ठीक है, हाँ मुझे पता है, थोड़ा सा वेट हो गया ना आज। कोई बात नहीं, चलो हो जाता है ना कई बार। ठीक है, तो फास्ट हम क्वेश्चन करेंगे आज। साहित्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। टॉपिक वाइज मैंने आपको काफ़ी बार पढ़ा भी दिया है ना। वेरी गुड इवनिंग प्रिंस, यश, पुष्पा, खुशी, तनु, वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आज यहाँ पर आपका टॉप मोस्ट रहेंगे, साहित्य ही स्पेशल आज रहेगी। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। हेलो उजाला। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं हमारा क्या कहता है। पहला प्रश्न, पौमचरियु किसकी रचना है? तो ये है अब्दुल रहमान की, विद्यापति की, स्वयंभू की या फिर चंद्रप्रदाय की। ठीक है जी, तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा? तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, पौमचरियु किसकी रचना है? ठीक है, जल्दी से आंसर आपका आना चाहिए। वॉइस क्लियर है ना? वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? वॉइस बिल्कुल क्लियर है? वेरी गुड, प्रिंस का आंसर आ चुका है भाई, प्रिंस का आंसर आ चुका है। ठीक है, वेरी गुड, प्रिंस का आंसर आ चुका है। वेरी गुड, बिल्कुल भाई। हाँ, तो यहाँ पर पौमचरियु किसकी रचना है ये आपको बताना है। तो पौमचरियु यहाँ अब्दुल रहमान की है, विद्यापति की है, स्वयंभू की है या फिर चंद्रप्रदाय की है। वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पर हमारा स्वयंभू हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो यहाँ आदिकाल के जो है रचनाकार माने जाते हैं कौन? स्वयंभू, विद्यापति की नहीं है, अब्दुल रहमान की। चलिए मैं आपको यहाँ पर चारों हमारे जो रचनाकार हैं उनकी रचनाएं मैं लिखवा दे रही हूँ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन के साथ आज हम 4 क्वेश्चन करेंगे, तो 50 क्वेश्चन है, तो ये मानकर चलिए लगभग 200 क्वेश्चन के आप आज इस सेशन में करने वाले हैं। अब्दुल रहमान ये भी आपके आदिकाल के ही माने जाते हैं, तो इनकी एक रचना मिलती है, कौन सी मिलती है भाई? संदेश राशक इनकी रचना मिलती है, संदेश राशक। ठीक है, विद्यापति की कौन सी है? अगर बात करें, एक इम्पॉर्टेंट रचना मिलती है पदावली मैथिली भाषा में। ठीक है जी, दूसरी रचना इनकी मिलती है कीर्ति लता और तीसरी रचना है यहाँ पर कीर्ति पताका। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो है आपके विद्यापति की रचनाएं हैं। ठीक है जी, इसकी हैं ये कीर्ति पताका। ठीक है, स्वयंभू की आपके सामने ही है, पौमचरियु है। ठीक है जी, और चंद्रप्रदाय की कौन सी है? हमें क्या लगा भाई? हमें लगा नहीं नहीं, खाना बाद में है ना? खाना बाद में है, पहले क्लास ज़रूरी है। ठीक है ना, क्लास ज़रूरी है भाई, पहले खाना बाद में है। ठीक है जी,
हाँ, खाना तो बाद में। चंद्रप्रदाय की कौन सी है यहाँ पर? पृथ्वी राज रासो यहाँ पर किसकी है? चंद्रप्रदाय की है। ठीक है, क्लियर है? हेलो भाई सभी को, हेलो नमस्ते। ठीक है जी, और अब गुड इवनिंग हो रही है तो सभी को गुड इवनिंग। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, और तीनों ही हमारे आदिकाल के जो है ये रचनाकार माने जाते हैं। ठीक है, चलिए वेरी गुड। ठीक है जी, लिंक शेयर कर दीजिए एक बार सभी को भाई, सेशन को शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है ना, मैम कंटेंट आपके लिए बेस्ट लेकर आएंगी, तो सेशन को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। प्रश्न नंबर 2 है आपका यहाँ पर, गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली किस भाषा की रचना है? ये आपको बताना है। अवधी भाषा की, ब्रज भाषा की, मैथिली भाषा की, या फिर बुंदेली भाषा की? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है? राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? अगर हम बात करते हैं किसकी भाई? तुलसीदास की। ठीक है जी, तो तुलसीदास आपको पता है राम काव्यधारा के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? यहाँ पर तुलसीदास माने जाते हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की सभी रचनाएं हैं। ठीक है जी, राम काव्यधारा के। और कृष्ण काव्यधारा की अगर बात करते हैं तो कृष्ण काव्यधारा के जो प्रवर्तक हैं वो कौन माने जाते हैं भाई यहाँ पर? ठीक है, वेरी गुड। तो यहाँ पर क्या है देखिए, तुलसीदास की रचनाएं मैं आपको एक बार सभी लिखवा देती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर रहती है वैराग्य संदीपनी। सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं, वैराग्य संदीपनी हैं। कुल मिलाकर के जितनी भी रचनाएं होंगी, ठीक है जी, बाकी आगे बाद में लिखवा दूंगी मैं। ठीक है, फिर है हमारी यहाँ पर कृष्ण गीतावली। ठीक है जी, कृष्ण गीतावली के बाद है हमारी यहाँ पर गीतावली। ठीक है, गीतावली के बाद है हमारी यहाँ पर विनय पत्रिका। ठीक है, विनय पत्रिका के बाद कौन सी होगी भाई यहाँ पर? दोहावली। ये 5 मैंने आपको लिखवा दी हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ये सभी आपकी देखिए यहाँ पर जस्ट विनय पत्रिका, आप इसको पत्रिकी कर लो, है ना। विनय पत्रिकी आपको इजी लगेगा, यानी कि इजी सी ट्रिक है। ये भी आपकी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। सॉरी, आपकी नहीं, तुलसीदास की। ये भी किस भाषा में है? ब्रज भाषा में है। और ये भी ब्रज भाषा में है। ठीक है, और ये भी आपकी ब्रज भाषा में है, और ये भी आपकी ब्रज भाषा में ही है। ये 5 रचनाएं तुलसीदास की हैं। ठीक है, तो आगे फिर ट्रिक एक बार इनकी बताऊंगी कैसे आपको इनकी भाषा को याद करना है। दोहावली तक हमारा हो गया, तो यहाँ पर आपका बी करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ आगे कौन सी इनकी रचना मानी जाती है? दोहावली के बाद होगी यहाँ पर कवितावली। कौन सी रचना है? कवितावली भी तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है जी, फिर बात करते हैं हम रामाज्ञ प्रश्नावली की। रामाज्ञ प्रश्नावली किसकी है? ये भी तुलसीदास की है। ठीक है, फिर है राम लला नहछू। ये किसकी है? ये भी तुलसीदास की ही रचना है। ठीक है जी, और है हमारी जानकी मंगल। ठीक है जी, जानकी मंगल के बाद है हमारी पार्वती मंगल। ठीक है जी, तो ये भी तुलसीदास की ही रचना है। और फिर आती है यहाँ पर रामचरितमानस की बारी। ठीक है जी, जिसके कितने कांड अक्सर पूछ लिए जाते हैं? 7 कांड है। क्या ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है ये भी आपको पता होना चाहिए। और अंतिम रचना इनकी मिलती है बरवे रामायण। बरवे रामायण, ये इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, अब यहाँ तक बात करते हैं, कवितावली भी इनकी ब्रज भाषा में ही लिखी गई है, और रामाज्ञ प्रश्नावली भी ब्रज भाषा में है। और ये 5 रचना यहाँ पर कौन सी? रामाज्ञ प्रश्नावली। अच्छा, रामाज्ञ प्रश्नावली, हाँ, यहाँ से लेकर के ये जो रचनाएं हैं इनकी 5 रचनाएं भाई अवधी भाषा में है। अब इनकी ट्रिक्स क्या है देखिए, यानी भाषा अगर पूछ लेता है, जिसके पीछे आपको ई की मात्रा मिलती है वो सभी ब्रज भाषा में है, और जो यहाँ ई की मात्रा वाली नहीं है तो वो हमारी क्या रहेंगी भाई? जो है अवधी भाषा में है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, हाँ,
ठीक है जी, समझ में आया। हाँ, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, सभी ये जो रचनाएं हैं इनकी, ये ब्रज भाषा में और अवधी भाषा में, 3 रचनाओं का इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान था। बात करें किसकी, अवधी की, ब्रज की, संस्कृत का भी इनको अच्छा ज्ञान था। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 3 क्या है हमारा, सूफी प्रेमाख्यान काव्य परंपरा में आराध्य को प्राय किस रूप में देखा गया है। जो आराध्य है यहाँ पर गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। हाँ, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। ठीक है, वेरी गुड। मैं लिखवा देती हूँ एक बार। सबसे पहला है यहाँ पर बाल कांड। ठीक है जी, बाल कांड। हाँ, बाल कांड के बाद आपका होगा अयोध्या कांड। ठीक है जी, अयोध्या, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड है। ठीक है, फिर है यहाँ पर किष्किंधा कांड है। ठीक है जी, 4 हो गई है। फिर सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। तो ये 7 कांड हैं। ट्रिक क्या बताई है, बाल कांड बचपन का होगा सबसे पहले, तो कहाँ बीता था, अयोध्या में बीता था। ठीक है, अरण्यक में वो गए थे, किष्किंधा में। ठीक है, और फिर सुंदर लंका है उत्तर में। तो ये आपके 7 जो हैं। ठीक है, तो अक्सर जितने भी सूफी आख्यान कवि हुए हैं उन्होंने प्रेमी के रूप, नहीं, आराध्य किसको माना है, अपनी रचनाओं का, अपनी रचनाओं का आराध्य, ये आपको बताना है। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग आकाश, वेरी गुड इवनिंग भाई। ठीक है, हाँ, तो जो भी, क्योंकि आपको मैंने क्या बताया था, यहाँ बात करते हैं हम किसकी भाई, देखिए तो डी ऑप्शन होगा यहाँ, जायसी की। अगर मैं आपसे बात करूँ किसकी, जायसी ने क्या लिखा था यहाँ पर, पद्मावत जायसी ने लिखा था ना, पद्मावत है ना, पद्मावत लिखा था। ये क्या है, ये नायक का नाम है या फिर नायिका का नाम है। ठीक है, तो आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। सूफी कवि जितने भी रहे हैं उन्होंने अपनी प्रेमिका के नाम पर जो है रचनाएं लिखी हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। अनुराग बांसुरी अक्सर पूछ ली जाती है, कौन सी, अनुराग बांसुरी। ठीक है जी, किसकी है ये, नूर मोहम्मद की है, अक्सर पूछी जाती है ये रचना। ठीक है जी, याद रखिए। पद्मावत, जायसी की पद्मावत हुई है, और आखिरी कलाम है जायसी की, कौन सी है, आखिरी कलाम। ठीक है, और एक रचना है अखरावट, और एक यहाँ पर मिलती है किसकी, मृगावती, मृगावती रचना मिलती है, किसकी है, कुतुबन की। ठीक है, ये कुछ रचनाएं हैं। हाँ, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा, चौथा, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है। तो ए ऑप्शन है यहाँ सुमित्रा नंदन पंत ने। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने, रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने। तो कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए भाई। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहने वाले कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर साहित्य के एग्जाम में देखा गया है। ठीक है जी, जल्दी से आना चाहिए यहाँ पर आंसर हमारा। वेरी गुड इवनिंग भाई पुष्पा, वेरी गुड इवनिंग। ठीक है, सेशन को शेयर और लाइक ज़रूर करें अगर आपको क्लास अच्छी लगती है। ठीक है, बाकी कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है, हिंदी विद प्रिया ठाकुर के नेम से मेरा टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, सभी बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक्स सभी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी ऐसी क्लासेस मिलेंगी जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स हर टॉपिक की मैंने बताई हुई है। ठीक है, वो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर किसने कहा है, ये आपका बिल्कुल डॉक्टर नगेंद्र, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बी इज़ करेक्ट। तो छायावाद की बात करते हैं, छायावादी कवि का प्रवर्तक किसको माना जाता है, तो यहाँ पर जयशंकर प्रसाद हैं, तो जयशंकर प्रसाद को माना जाता है, जयशंकर प्रसाद को माना जाता है। ठीक है, और दूसरे हैं यहाँ पर छायावादी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। ठीक है जी, और तीसरे हैं यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी, और चौथी हैं आधुनिक युग के मेरा कौन, महादेवी
वर्मा। हाँ ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। प्रश्न नंबर 5 है, रस गंगाधर के रचयिता कौन है? अभिनव गुप्त है, दंडी है, जगन्नाथ है या फिर आचार्य विश्वनाथ है? हाँ, पंत प्रसाद और निराला। अब छायावाद को बृहत्त्रयी में भी बांटा गया है, लघुत्रयी में भी बांटा गया है। इतना वैसे आपसे डीप नहीं पूछेगा वो, ठीक है। देखिए, अगर मैं बृहत्त्रयी की बात बताऊं, वही मैं याद कर रही थी, मुझे याद नहीं रहा था। बृहत्त्रयी की बात करते हैं, यहाँ 3 कवियों को छायावाद के बृहत्त्रयी में स्थान दिया गया है। किसको? प्रसाद को, ठीक है, और दूसरे हैं यहाँ पर पंत को, और तीसरे हैं यहाँ निराला। महादेवी वर्मा को इसमें स्थान नहीं दिया गया है बृहत्त्रयी में, ठीक है। और 3 ही कवि माने गए हैं यहाँ पर लघुत्रयी के। तो वो 3 कौन हुए भाई? सबसे पहले नाम आता है यहाँ पर महादेवी वर्मा का, ठीक है, महादेवी वर्मा का नाम आता है। और दूसरा नाम आता है यहाँ पर राम कुमार वर्मा, राम कुमार वर्मा का आता है दूसरा नाम। और तीसरा अभी मैंने याद किया था, कौन है भाई? भगवती चरण वर्मा, भगवती चरण और वर्मा, यानी कि तीनों वर्मा को लघुत्रयी में रखा गया है, ठीक है। ओके, रस गंगाधर के रचयिता। वेरी गुड, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। यानी कि जगन्नाथ दास प्रसाद, पंडित जगन्नाथ ने रस गंगाधर लिखी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से तार सप्तक का कवि नहीं है। कवि होगा यहाँ पर, कवि नहीं है। शमशेर बहादुर, गिरजा कुमार माथुर, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे। इसीलिए आज मैंने तार सप्तक की ट्रिक्स आपको भेजी थी और मैंने आपको बोला भी था एक बार देख लेना। अब जिसने देखा होगा तो पता चल जाएगा भाई, ठीक है। लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें, जो भी अगर आपके पास आता है लिंक कोई भी, ठीक है ना, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर तार सप्तक की बात करते हैं। ओके प्रिंस, ओके 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 ओके, ठीक है। अरे भाई, हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, हमारी पहचान है ये, है ना। तार सप्तक का नहीं है तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना। तो तार सप्तक के संपादक किसको माना जाता है? अज्ञेय को तार सप्तक का संपादक माना जाता है। याद रखिए, 4 तार सप्तक यहाँ माने गए हैं, चारों में 7-7 कवियों को रखा गया है। बाकी इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, बस ये आपको याद रखना है। आगे देखते हैं यहाँ पर, सरहपा का संबंध निम्न में से किसमें है? सिद्ध साहित्य में है सरहपा का संबंध, रासो साहित्य में है, नाथ साहित्य में है या फिर जैन साहित्य में है? तो यहाँ पर जो आपका आदिकाल है, आदिकाल सबसे पहले 900 वर्षों का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल ने माना है, उसको 4 भागों में बांटा है, 1050 से लेकर के 1375। देखिए, हर बुक में हर जगह आपको ये जो समय है ये अलग अलग देखने को मिलेगा। बट अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास जो है सर्वप्रसिद्ध माना जाता है, उसके हिसाब से ये जो हमारा ऑप्शन है ना यहाँ पर, तो यहाँ 1050 और 1375 ही माना जाएगा। सरहपा क्या है भाई? खुशी ने बिल्कुल बताया कि सरहपा, सर नाम की प्रेमिका थी जिनकी, शर नाम की प्रेमिका थी जिनकी, ठीक है। हाँ, ये आपको याद रखना है। सरहपा का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सरहपा का संबंध जो है भाई सिद्ध साहित्य से माना जाता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, सरहपा का सिद्ध साहित्य से है। और एक रचना इनकी मिलती है बहुत महत्वपूर्ण, दोहा कोश। दोहा कोश किसकी रचना है? सरहपा की रचना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। एक बूंद सहसा उछली किस विधा की रचना है? यात्रा, वृत्तांत, संस्मरण, रेखाचित्र या फिर निबंध, ठीक है। तो यहाँ पर एक बूंद सहसा उछली किसकी रचना है, यानी कि क्या है ये? बिल्कुल, तो यहाँ पर जो राइट होगा तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, यानी कि ये यात्रा वृत्त है।
अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न नंबर 9, समय देवता किस कवि की कविता है? समय और देवता नागार्जुन की है, केदारनाथ अग्रवाल की है, माखनलाल चतुर्वेदी की है, या फिर नरेश मेहता की है। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी की अक्सर पूछी जाती हैं, हिम तरंगिणी पूछी जाती है इनकी रचना, और दूसरी इनकी पूछी जाती है भाई यहाँ पर हिम किरीटनी। ठीक है, हिम किरीटनी इनकी एक रचना पूछी जाती है। ठीक है, ये दोनों जो हैं हमारे माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। ठीक है जी, हाँ बिल्कुल। तो नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, समय देवता किस कवि की है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, उजाला का बिल्कुल करेक्ट है। तुक्का लगाया था या पता था नरेश मेहता की है? ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर 10, ऑफ ग्रामेटोलॉजी के जो है लेखक कौन है? जैक दरिदा है, रिचर्ड रोटरी है, फ्रेडरिक जैमसन है, पॉल द मान है। तो यहाँ कौन से आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल। देखिए, जब नहीं आता है ना फिर तो तुक्का लगाते हैं, या फिर क्या करते हैं 1 2 3 10 तक गिनती जिस पे आती है उसको टिक कर देते हैं। ठीक है ना, फिर तो तुक्के लगाने के तो बहुत सारे रास्ते हैं, कुछ भी तुक्का लगा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 11 निम्न में से कौन सी आलोचना कृति विजय देव नारायण शाह की नहीं है? शाही होगा ये, जायसी, सूरदास, साहित्यालोचना, रस मीमांसा। ठीक है, अगर मैं आपको विस्तृत साहित्य पढ़ाने लग जाऊँ ना तो कम से कम मैं बताती हूँ 6 महीने तक आपका साहित्य भी ख़त्म ना हो, इतना विस्तृत जो सिलेबस है वो हिंदी साहित्य का है। ठीक है, और ये तो आज मेरे को ना इन क्वेश्चन को ढूंढ के लाने में अलग, क्योंकि मोस्टली मैंने आपको करवा दिए हैं। ठीक है, ये मैं बहुत सारे मैंने सर्च की, उसके बाद ये 100 क्वेश्चन हैं, बट आज 50 ही होंगे, कल नेक्स्ट 50 होंगे। ठीक है, तो यही तो है वो, क्योंकि जो इजी है वो मैंने आपको सभी करवाए हैं। ये कुछ और आज मैंने जो है लास्ट ईयर के एग्ज़ाम्स को सर्च किया, उनमें से निकल कर आए हैं क्वेश्चन कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर क्या है? जायसी है, सूरदास है, तो ए ऑप्शन आपका विजय देव नारायण शाही की क्या है? जायसी रचना है। ठीक है, हाँ। आगे देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 12 क्या होगा? संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? ब्रज भाषा, बुंदेली, खड़ी बोली, या फिर अवधी भाषा? ठीक है, कोई बात नहीं, जब दोबारा एक बार और क्लास देखोगे ना फिर आपको पता चल जाएगा। कुछ तो इजी है इसमें, कुछ नए भी हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि हर बार मैं आपको वही कि कबीरदास ही पढ़ाती रहूँगी, सूरदास ही पढ़ाती रहूँ, तुलसीदास पढ़ाती रहूँ, क्योंकि ये तो मोस्टली कॉमन से रचनाएं हैं। ठीक है, बट मैंने आपको कहा था हिंदी गद्य साहित्य जो है ना मोस्टली आपको वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा शामिल नहीं है? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हाँ, डी ऑप्शन है यहाँ पर, अवधि नहीं है। चलिए, प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, निम्न में से अष्टछाप के कौन कवि नहीं हैं? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है ये आपको बताना है। मलूकदास हैं, सूरदास है, परमानंद दास है, कुंभन दास है। भाई देखिए मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम रोशन करोगे आप। ये बताइए, ये प्रश्न मत गलत करना है, ये प्रश्न मत गलत करना भाई, है ना, ये ना गलत करना, ये तो बहुत इजी है। वेरी गुड, हाँ, खुशी ने बिल्कुल, यश ने बिल्कुल करेक्ट दिया है, तनु का बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आकाश का बिल्कुल करेक्ट है, हाँ ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। ये तो मेरी क्लास प्लेलिस्ट में पड़ी है, आप देख सकते हो आप। मैंने कहा था ना ऐसे प्रश्न अक्सर आ जाते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता है कि अगर हमें 100 प्रश्न हमारे एग्ज़ाम में 100 के 100 ही मुश्किल होते हैं। 50 आपके ऐसे होते हैं जो आपके पढ़े हुए हैं, ये चीज़ आप याद रखिए। ठीक है, ए इज़ राइट, डेफिनेटली ए इज़ राइट। मलूकदास जो हैं हमारे संत कवि माने जाते हैं, संत कवि हैं, यानी कि जो हमारा कवि हैं कबीरदास के जो युग के माने जाते हैं, निर्गुण संत कवि इनको कहा जाता है, मलूकदास को। ठीक है,
हाँ, ए इज राइट। तो सूरदास, परमानंदास, कुंभनदास, यहाँ पर जो तीनों हैं कृष्ण काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं। किसके हैं भाई? कृष्ण काव्यधारा के। तो यहाँ कृष्ण काव्यधारा की बात अगर मैं करती हूँ, कौन हुए हैं? वल्लभाचार्य ने इसकी अष्टछाप की नींव रखी थी। यानी कि अगर वल्लभ संप्रदाय की बात करते हैं, वो किसने बनाया था? वल्लभाचार्य ने बनाया था। आगे वल्लभाचार्य जो हैं उनके पुत्र कौन हुए? विट्ठलनाथ हुए हैं। विट्ठलनाथ के गोकुलनाथ हुए हैं। ठीक है, अब गोकुलनाथ ने 4 अपने पिता के शिष्यों को और 4 अपने दादाजी के शिष्यों को अष्टछाप में स्थान दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो कुंभनदास और परमानंद दास हैं, ये पिता पुत्र कहे गए हैं। ठीक है, ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि जो अष्टछाप के कवियों में कौन पिता पुत्र है, ये भी चीज़ याद रखिए, है ना। क्योंकि होता है ना कि हाँ, पिता को एक अच्छी पोस्ट मिल गई है और जो कहीं ना कहीं पिता की सोर्स हुई, तो अपने पुत्र को भी अष्टछाप के कवियों में स्थान दे दिया गया। ठीक है, क्योंकि इतने मीराबाई कृष्ण की इतनी बड़ी भक्त है, उनका स्थान क्यों नहीं है भाई, है ना। उनको भी तो ये स्थान मिलना चाहिए था ना, तो नहीं उनको दिया गया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर देखते हैं, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं भाई हमारा यहाँ पर क्या है। निम्न में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? चिंतामणि कौन है? ये हमारे रीति काल के कवि कहे गए हैं। कौन? चिंतामणि। ठीक है, अलंकार प्रकाश है, रसराज है, कवि कुल कल्पतरु है, काव्य निर्णय है। ठीक है, हाँ, प्रमुख प्रवर्तक अगर बात करते हैं यहाँ पर, प्रवर्तक कृष्ण काव्यधारा का, वो सूरदास को माना जाता है। ठीक है जी, सूरदास को माना जाता है। और सूरदास की कितनी रचनाएं मिलती हैं? सूरदास की 3 रचनाएं मिलती हैं। पहली कौन सी है भाई? सूर सागर है। ठीक है जी, सूर सागर। दूसरी है यहाँ पर सूर सरावली। कई जगह मैंने इसको सूर सारावली लिखा हुआ है, तो वो करेक्शन आप कर लेना। ठीक है, और तीसरी है यहाँ पर साहित्य लहरी। और जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है वो साहित्य लहरी ही है। ठीक है, ठीक है जी, ओके। तो यहाँ पर चिंतामणि की रचना कौन सी है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन, कवि कल्पतरु चिंतामणि की रचना है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, कवि कल्पतरु। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। यहाँ पर हमारा कौन सा क्वेश्चन है? माधवी और रूप रतन हुस्ना नगरी किस युग की कवित्रियाँ हैं? ये आपको बताना है भाई। भारतेंदु युग की है, द्विवेदी युग की है, छायावादी युग की है, या फिर पूर्व भारतेंदु युग की है? माधवी और रूप रतन हुस्ना नागरी किस युग की कवित्री हैं? सुना है आज तक नाम? नहीं सुना ना? देखिए कितना ज़बरदस्त क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। देखिए, पढ़ने वालों के लिए क्या दिन और क्या रात, है ना। उनके लिए तो हमेशा दिन ही हुआ रहता है ना। बिल्कुल, तो यहाँ 15 का हमारा होगा भाई ए ऑप्शन, बिल्कुल, भारतेंदु युग की ही कवित्रियाँ इनको माना जाता है। प्रश्न नंबर 16 क्या कहता है? काव्य मंजूषा के रचयिता कौन है? श्रीधर पाठक हैं, भारतेंदु हैं, गोपाल चंद्र हैं, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, जिनको भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है जी। सही है ना मेरी बात? बिल्कुल, मंजूषा मैंने आपको बताया था, भुजंग भूषण भट्टाचार्य के नाम से जिनको जाना जाता है। कौन है वो? महावीर प्रसाद द्विवेदी युग के प्रवर्तक कहे जाने वाले, जिन्होंने जो है द्विवेदी युग की नींव रखी थी। प्रथम खड़ी बोली का जो प्रचलन है वो हमारा द्विवेदी युग से ही माना जाता है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है जी, काव्य मंजूषा इनकी एक महत्वपूर्ण रचना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की। हाँ बिल्कुल मोनू। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। इंदु पत्रिका का संपादन किसने किया था? अंबिका प्रसाद गुप्त ने किया था। ठीक है, जगदीश गुप्त ने किया था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, काशी प्रसाद जायसवाल ने। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की एक रचना मिलती है क्या?
उसने कहा था। ठीक है। इंदु पत्रिका जो है उसके संपादन, बिल्कुल, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या है? अंबिका प्रसाद गुप्त हैं इंदु पत्रिका के। ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 18, उमर खयाम की रुबाइयाँ की कृति किसकी है? श्रीधर पाठक की है, महावीर प्रसाद द्विवेदी की है, श्री बच्चन सिंह की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? चलिए भाई मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम रोशन करने वाले मेरे प्यारे सितारे, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे सितारों, इसका आंसर दीजिए। ठीक है जी, जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई इसका। उमर खयाम की रुबाइयाँ किसकी रचना है? ठीक है, बिल्कुल आकाश का बिल्कुल ठीक है। हाँ ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका हरिवंश राय बच्चन महत्वपूर्ण है। आज काफ़ी सारी रचनाएं मैंने हरिवंश राय। देखिए एक चीज़ आप और याद रखिए, जितने रचनाकार यहाँ पर हैं ना वो आपको करने हैं, याद रखिए। हरिवंश राय बच्चन हुए, जयशंकर प्रसाद हुए, भारतेंदु हुए, अज्ञेय हुए, नागार्जुन हुए, भीष्म साहनी हुए, लक्ष्मी नारायण लाल हुए। ठीक है जी, जैनेन्द्र हुए, जिसका एक उपन्यास पूछा जाता है, जैनेन्द्र के बहुत उपन्यास पूछे जाते हैं। ठीक है। भीष्म साहनी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना और कबीर सूरदास तुलसी, ये तो है ही है। ठीक है। चलिए द्विवेदी युग के रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है? ये आपको बताना है। कामायनी है, प्रेम पथिक है, झरना है, या फिर लहर है? द्विवेदी युग के अंतर्गत ही यहाँ जयशंकर प्रसाद ने अतुकांत रचना की थी। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए। ठीक है जी, मेरे चांद सितारों जल्दी से आंसर दो। मोनू यस। ठीक है, अगर मैं अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ पे गिनवाने लग जाऊंगी ना तो बहुत कुछ है, बहुत। ठीक है। हाँ मैंने देखिए बीएड किया है, एमए किया है। ठीक है जी, बीए मेरा ग्रेजुएशन जो है वो हिंदी से है। ठीक है, एमए है मेरा, बीएड है मेरा, उसके बाद मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए हुए हैं। ठीक है जी, जिसमें से मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है, केवीएस मेरा क्वालिफाई है। ठीक है, और जी क्या है हमारा यूपी टेट का जो मैंने दिए हुए हैं सभी, यूपी टेट प्राइमरी हो, जूनियर हो, सीटेट प्राइमरी हो, जूनियर हो, सब क्लियर है। बट क्या हुआ था, कंडीशन क्या हुई, नाम लिस्ट में क्यों नहीं आया, आज मैं बताऊंगी आपको। थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा। अभी तक भी हमारा केस चल रहा है। ठीक है ना, तो हो भी सकता है और नहीं भी, यानी 50-50 मामला है। हाँ ये चीज़ है, मेरी क्वालिफिकेशन बहुत है भाई। थ्री इयर्स का कंप्यूटर ऑफिस मैनेजमेंट भी किया है मैंने, बहुत। अभी भी यही चली रही है और स्टडी, है ना। द्विवेदी युग में रचित जयशंकर प्रसाद की अतुकांत रचना कौन सी है? तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। कौन सी है भाई? प्रेम पथिक, यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारा क्या है। बिखरे मोती किसकी प्रथम कहानी संग्रह है? सुभद्रा कुमारी चौहान की, श्रीधर पाठक की, जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा की? बहुत इम्पॉर्टेंट रचना है ये, बिखरे मोती किसकी रचना है? इम्पॉर्टेंट है ये भाई, बिखरे मोती। श्रीधर पाठक की मिलती है एक एकांत वासी योगी। ठीक है, हाँ तो यहाँ पर ये बिखरे मोती किसकी है? सुभद्रा कुमारी चौहान की है। ठीक है जी। तो प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। कवि नागार्जुन का मूल नाम क्या था?
कमलनाथ मिश्र था, गोपीनाथ था, वैद्यनाथ मिश्र है या फिर बद्रीनाथ मिश्र है? कौन सा है यहाँ पर आपका नागार्जुन के मूल नाम की अगर बात करते हैं? बिल्कुल, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। क्या है यहाँ पर? वैद्यनाथ मिश्र। ये आपको इस तरह भी मिलता है, क्या? वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है जी, आपको ऐसे भी मिलेगा वैद्यनाथ मिश्र। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हमारा, कवि नागार्जुन को दूसरे किस नाम से भी जाना जाता है? तो आधुनिक युग का कबीर कहा जाता है, तुलसी कहा जाता है, रहीम कहा जाता है या फिर दादू दयाल कहा जाता है कवि नागार्जुन को? बिल्कुल, तो यहाँ पर नागार्जुन को किस नाम से, अन्य भी नाम यहाँ पर है, ए ऑप्शन, यानी कि आधुनिक युग का कबीर किसको कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। कवि नागार्जुन ने मैथिली भाषा में कौन सी कविता लिखी है? ये आपको बताना है। यह है दंतुरित मुस्कान, मैं मर इतने भी डाल, ठीक है जी, पत्रहीन नगन गाछ, पत्रहीन ने गंगा गाँव। तो यहाँ नागार्जुन की ही सभी रचनाएं हैं, पर मैथिली भाषा में कौन सी कविता उन्होंने लिखी है? हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, ऑल द बेस्ट मोदी जी, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट क्या होगा? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। पत्रहीन जो है नग्न गाछ नागार्जुन का मैथिली भाषा में लिखी हुई कविता है। ठीक है, हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 14, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था? ये तो गलत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे चांद सितारों। रामचंद्र शुक्ल है, जॉर्ज ग्रियर्सन है, गारसा दत्तासी है या फिर शिव सिंह सेंगर है? कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? जल्दी से आंसर आना चाहिए भाई। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ पर कौन सा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों के इतिहास को बांटा है, जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। इस्तवार दा लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी गारसा दत्तासी की रचना है, शिव सिंह सेंगर की शिव सिंह सरोज है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात यहाँ रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए जी अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 हमारा, तज़किरा ए शऊराई हिंदी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है, हाँ, गारसा दत्तासी है, डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं और मौलवी करीमुद्दीन भी होता है कई बार और कलीमुद्दीन भी, तो दिक्कत कुछ नहीं है। तो आपका बिल्कुल हाँ, शिव सिंह सरोज है। तो तज़किरा ई शऊराई हिंदी ग्रंथ के रचनाकार कौन है? यहाँ पर मौलवी करीमुद्दीन ही हैं। तो मुस्लिम ये रचना है और मुस्लिम ही इसके रचनाकार है। वेरी गुड आकाश, बहुत अच्छा। ठीक है, तो डी ऑप्शन यहाँ 25 का आपका डी होगा भाई, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक कौन है? कि इंपॉर्टेंट रचना है। यहाँ पर पादरी एडिसन ग्रीव्ज हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन है, गारसा दत्तासी है या फिर जेम्स टॉड है? तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? जल्दी से बताइए भाई। ठीक है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है? आंसर की चीटिंग नहीं करनी है, आप आंसर नहीं देखोगे, आंखें बंद कर लोगे। अगर आपके सामने आंसर आ जाता है ना तो आप आंखें बंद कर लिया करो। ठीक है, ठीक है जी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो यहाँ पर क्या होगा? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर नगेंद्र हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है या फिर बच्चन सिंह हैं? हिंदी साहित्य की भूमिका पुस्तक के लेखक। ठीक है,
बिल्कुल, तो यहाँ पर भूमिका जब भी होती है तो किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, और आई थिंक सन भी मेरे ख्याल से 1942 के आसपास इसका सन माना जाता है। ठीक है, वैसे भी आपको सन आपको बहुत कम ही पूछे जाते हैं आजकल एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। एक इनकी रचना मिलती है बाणभट्ट की आत्मकथा। बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है जी। दूसरी एक इनकी मिलती है अशोक के फूल, किसकी है? ये भी हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड, सी इज़ करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या कहता है। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हैं, रमाशंकर शुक्ल रसाल हैं, गणपति चंद्र शुक्ल हैं, या कि टिकम सिंह तोमर है? ठीक है, ये आपको बताना है। वेरी गुड। हिंदी साहित्य का अतीत पुस्तक के लेखक कौन है? बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है, विश्वनाथ प्रसाद सिंह है। ठीक है, अतीत जब भी पूछा जाता है और यहाँ पर पूछा जाए हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, यानी कि वैज्ञानिक किसको माना जाता है हिंदी साहित्य का? तो गणपति चंद्रगुप्त को माना जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, वैज्ञानिक इतिहास अगर होगा तो 28 का हमारा ए ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गारसा द तासी के इस्तवार द लिटरेचर एंदुए ए हिंदुस्तानी ग्रंथ का हिंदुई साहित्य के इतिहास नाम से अनुवाद किसने किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी यहाँ पर रचना की बात करते हैं। गारसा द तासी एक फ्रेंच विद्वान हुए हैं। उन्होंने हिंदी साहित्य में सबसे पहले हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध करने का जो है जिम्मा उठाया था, पर वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पाए थे। ठीक है, तो यहाँ उनकी एक रचना है इस्तवार द लिटरेचर ए एंदुए हिंदुस्तानी। तो इनकी इस फ्रेंच भाषा की रचना को हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास में जो क्रमबद्ध किया है, लिखा है, वो किसने लिखा है? यहाँ पर डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने, परशुराम चतुर्वेदी ने, डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, या फिर आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो यहाँ आपको बताना है। ठीक है, हिंदी साहित्य में कम से कम हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम से मेरे पास 70 रचनाएं हैं, 70, पर आपको नहीं कंफ्यूज करूंगी, जो इम्पोर्टेंट है वही आपको बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए ये किसने किया था? यहाँ गारसा द तासी की जो रचना है वो यहाँ पर भाई लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखी थी। ठीक है, वहीं अगर जॉर्ज ग्रियर्सन की रचना की बात करते हैं तो उनकी रचना को जो हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखा था तो उन्होंने किशोरीलाल गुप्त ने लिखा था। ये जो यहाँ किशोरीलाल गुप्त हैं, इन्होंने किसकी लिखा था? जॉर्ज ग्रियर्सन की। ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ग्रियर्सन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदिकाल का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को, स्वयंभू को, पुष्पदंत को, या फिर चंद्रबरदाई को? आदिकाल का प्रथम कवि। ठीक है, आदिकाल का प्रथम कवि कौन है? तो यहाँ पर बी होगा स्वयंभू। देखिए सबसे पहले जो है जैन साहित्य है, फिर है सिद्ध साहित्य, फिर है नाथ साहित्य, और फिर है यहाँ पर रासो साहित्य। ठीक है, अब जैन साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? स्वयंभू को माना जाता है। सिद्ध साहित्य का प्रथम कवि किसको माना जाता है? सरहपा को माना जाता है। नाथ साहित्य में आपका गोरखनाथ को माना जाता है। ठीक है जी, और रासो साहित्य में ये देखिए इसको लेकर के यहाँ अगर बात करें तो जो है दलपति विजय को माना जाता है। बट एक सर्वप्रसिद्ध रचना, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, पृथ्वीराज रासो को महाकवि और महाकाव्य की संज्ञा दी है, तो यहाँ जो है चंद्रबरदाई का ही नाम आता है। ठीक है,
चंद्र बरदाई भाई। ठीक है जी। ये आपके ऑप्शन ठीक है। पीछे से वॉइस आ रही है, कैसी वॉइस आ रही है भाई? वो देखिए, अगर आपसे पूछा जाता है ना किसी रचना का नाम, किसी विद्वान का नाम कि किस विद्वान ने किसको माना है, ठीक है, हाँ, किस विद्वान ने किसको माना है, तब जा कर के लगता है ये। ठीक है जी। बिल्कुल, तो यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सॉरी, बी यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी की पहली महिला लेखिका का नाम आपको बताना है। बंग महिला है, सत्यावती है, चंद्रकिरण है या फिर चंद्रकांता है। ठीक है, ये आपको बताना है। हिंदी की पहली महिला कहानी लेखिका कौन है? बंग महिला यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो ए ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट है, बंग महिला पहली महिला लेखिका हैं ये हिंदी की, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी में लिखना शुरू किया था। अभी मुझे इनकी रचना याद नहीं आ रही है भाई। ठीक है, इनकी रचना भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, अभी मुझे याद नहीं है इनकी एक रचना। ठीक है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोकप्रिय कवि किसे माना जाता है? ठीक है जी, रामधारी सिंह दिनकर को, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को, जो है मैथिली शरण गुप्त को, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध को खड़ी बोली का प्रथम लोकप्रिय कवि। तो यहाँ पर मैंने क्या कहा था कि प्रथम महाकाव्य और प्रथम महाकवि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है? तो प्रिय प्रवास। ठीक है, तो यहाँ डी ऑप्शन आप ठीक कर लेंगे, यानी कि जो प्रिय प्रवास है किसकी रचना है? हरिओध की रचना है। ठीक है, तो यहाँ प्रिय प्रवास हो, ठीक है जी, या वैदेही वनवास हो, ये सभी जो हैं किसके हैं? ये हरिओध की ही रचना है। तो खड़ी बोली का प्रथम कवि, हाँ, दुलाई वाला, देखिए, हाँ याद आ गया, देखा, दुलाई वाली है ना, हाँ हाँ यही है भाई। अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा था, मेरे माइंड में घूम रही थी ये रचना, बट मेरे याद नहीं थी अभी ये। ठीक है, इतना कुछ याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि माने जाते हैं कौन? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की प्रिय प्रवास रचना है। ठीक है, ये पूछी जा सकती है। आगे देखते हैं, यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु किसके लेखक हैं? ठीक है, गबन के, गीतांजलि के, मैला आंचल के, या फिर कामायनी के। गबन आपको पता है प्रेमचंद की, एक भी रचना मत छोड़ना। प्रेमचंद 101% हर एक एग्ज़ाम में आते हैं। इनके उपन्यास बहुत प्रसिद्ध हैं, उपन्यास के नाम पर ही आज भी ये विश्व जगत में जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। तो ये आपको 101% हर एक एग्ज़ाम में आपके आएंगे। तो यहाँ फणीश्वरनाथ रेणु का एक मैला आंचल एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो यहाँ सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा गोदान किसकी कृति है? जैसे कि अभी हम प्रेमचंद जी की बात ही कर रहे थे, तो आ गई हैं प्रेमचंद जी। गोदान किसकी कृति है? फणीश्वरनाथ रेणु की है, प्रेमचंद की है, आगे की है, या फिर जयशंकर प्रसाद की है? गोदान किसने लिखा था? यहाँ पर सीधी सी बात है भाई, प्रेमचंद ने यहाँ गोदान लिखा था। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, मैला आंचल एक आंचलिक उपन्यास माना जाता है, ग्रामीण जीवन से संबंधित ही उपन्यास है इनका। ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आगे है यहाँ पर, कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा किसकी है? शीला झुंझुनवाला की है, मैत्रेयी पुष्पा की है, कुसुम अंचल की है, या फिर गोपाल प्रसाद व्यास की है? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, बिल्कुल, तो यहाँ कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा? कस्तूरी कुंडल बसे आत्मकथा लिखने वाले कौन हुए हैं यहाँ पे? प्रश्न नंबर 35 है, 15 प्रश्न और हैं, फिर करते हैं रेस्ट। ठीक है, बिल्कुल, तो बी ऑप्शन आपका मैत्रेयी पुष्पा यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, कस्तूरी कुंडल बसे। वेरी गुड यश। उजाला का बिल्कुल करेक्ट है, तनु का भी बिल्कुल करेक्ट है, तो बी इज़ करेक्ट। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट है, चरण दास चोर किसकी रचना है? मुद्रा राक्षस की, बलराज है ये, यहाँ बलराज, ये करेक्शन आप कर लेना, पंडित की, हबीब तनवीर की, या नागवॉर्डस की? ठीक है, ये आपको बताना है। बिल्कुल आंचलिक उपन्यास माना जाता है, किसका है भाई ये? यहाँ पर बिल्कुल, तो यहाँ पर ये सी ऑप्शन है हमारा, चरणदास चोर किसकी है? हबीब तनवीर की। सी ऑप्शन यहाँ आपका बिल्कुल करेक्ट होगा।
चलिए प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा गया है? सेनापति को, चिंतामणि को, मतीराम को या फिर केशव दास को? तो केशव दास के बारे में आपको पता है, जन्म के आधार पर इनको जो है जो भक्ति काल के अंदर माना गया है, पर इनकी रचनाएं जिस हिसाब से इन्होंने अलंकारिक ग्रंथ लिखे हैं उस आधार पर इनको रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। तो केशव दास की कौन सी बहुत ही प्रसिद्ध रचना है? रामचंद्रिका, है ना। रामचंद्रिका के बारे में मैंने एक चीज़ आपको बताई हुई है। रामचंद्रिका किसकी रचना है? देखिए रामचंद्रिका ना, रामचंद्रिका केशव दास की रचना है भाई। किसकी है? केशव दास की रचना है। जब केशव दास ने सुना कि तुलसीदास ने तो रामचरितमानस लिख डाला है, तो केशव दास ने भी किसमें भाई, एक्साइटमेंट में आकर के, नहीं क्यों, तुलसी ही क्यों, मैं क्यों नहीं, तो एक ही रात में रामचंद्रिका लिख डाली थी। उसके बाद जब केशव दास ने ऐसा काम किया तो फिर यही रीतिकाल के कवि माने जाते हैं। कौन? गुमान कवि माने जाते हैं। उन्होंने क्या किया? वो इनसे इंस्पायर हुए, तो इनसे इंस्पायर होकर के गुमान कवि ने एक ही रात में कौन सी? कृष्ण चंद्रिका लिख डाली थी। कृष्ण चंद्रिका लिख डाली थी। ठीक है, ये देखिए कठिन काव्य का प्रेत किसको माना जाता है? तो केशव दास को माना जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ठीक है, तो यहाँ पर डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। केशव दास की रचनाएं मैंने आपको लिखवाई हुई हैं। कौन सी है? रामचंद्रिका है, ठीक है जी, कवि प्रिया है, कवि प्रिया है, रसिक प्रिया है, रसिक प्रिया है, ठीक है, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, और उसके बाद जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका है, ठीक है जी, और एक विज्ञान गीता है, विज्ञान गीता। तो ये सभी जो हैं यहाँ केशव दास की ही रचनाएं हैं। ठीक है, चलिए जी, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, द्विवेदी युग का नामकरण किसके नाम पर हुआ है? तो 38 प्रश्न है, आई होप आपका गलत नहीं होगा। हाँ, गुमान कवि ने लिख डाला था एक ही रात में। द्विवेदी युग के नामकरण किसके नाम पर किया गया है? शांति प्रिय द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, राम अवध द्विवेदी। ठीक है, तो द्विवेदी युग का नामकरण जब भी आता है तो यहाँ पर हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी ही होगा। ठीक है जी, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ बिल्कुल, सॉरी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, भाई महावीर प्रसाद द्विवेदी होगा, तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, हिंदी प्रदीप के यशस्वी संपादन का नाम बताइए। तो राधा कृष्ण गोस्वामी हैं, बाल कृष्ण भट्ट हैं, अंबिका व्यास दत्त हैं या फिर लाला भगवान दीन है। हिंदी प्रदीप, तो ये जो भारतेंदु युग के कवि हैं, कौन? बाल कृष्ण भट्ट या फिर ये सारे ही जो चारों के चार हैं ये हमारे कवि भारतेंदु युग के अंतर्गत आते हैं। राधा कृष्ण गोस्वामी अपने आप को भारतेंदु का जो है छोटा भाई कहते थे। ठीक है जी, और राधा चरण गोस्वामी जो थे वो भारतेंदु के फुफेरे भाई कहे जाते हैं। तो हिंदी प्रदीप की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका बाल कृष्ण भट्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 40 है भाई, उसने कहा के मुख्य पात्र कौन है? तो उसने कहा यहाँ पर किसकी है? तो ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। किसकी है भाई? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये रचना है, गुलेरी जी ने लिखी है इसको। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक पात्र की बात करते हैं, खालसा सिंह है, करतार सिंह है, लहना सिंह है या फिर परमिंदर सिंह है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लहना सिंह आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी ऑप्शन। ठीक है जी, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 41, निम्न में से कौन सा नाटक प्रसाद का नहीं है? जन्मेजय का नागयज्ञ, ठीक है जी, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, सिंदूर की होली। हाँ हाँ, कहानी है ये नाग यज्ञ होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ठीक है जी, तो यहाँ प्रसाद के नाटक हैं ये स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामी, सिंदूर की होली, जन्मेजय का नागयज्ञ। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है उजाला का। तो सिंदूर की होली यहाँ किसका है? ये नहीं है, किसका? जयशंकर प्रसाद का।
ठीक है, डी यश का भी बिल्कुल करेक्ट है, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, यामा के रचयिता कौन है? प्रश्न नंबर 42 है। सुमित्रा नंदन पंत है, सुभद्रा कुमारी चौहान है, महादेवी वर्मा है या फिर मीराबाई है? यामा के रचयिता की बात करते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल। तो यहाँ पर यामा जो है महादेवी वर्मा का काव्य संग्रह है। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, और महादेवी वर्मा को ही आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, संसद से सड़क तक काव्य के रचनाकार। तो मैंने आपको इसकी ट्रिक बताई हुई थी, क्योंकि 100% एग्जाम में आप कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाओगे ये प्रश्न सबसे पहले मिलता है। तो मैंने एक ट्रिक बताई थी संसद से सड़क तक याद करने की। जब संसद में जाएंगे सड़क से गाड़ी में, ठीक है, तो क्या होगा भाई? धूल उठ गई है, ये धूल, तो क्या हुई? ये धूमिल की रचना हुई। बस ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर किसकी है भाई? ये सुदामा पांडे धूमिल की है। याद आया ना, ट्रिक याद आई भाई, बिल्कुल। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड। चलिए प्रश्न नंबर 44 है हमारा, बी इज़ करेक्ट। ठीक है, हाँ, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज हैं, राजेंद्र यादव हैं, भीष्म साहनी है या फिर दुष्यंत कुमार हैं? कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा? ठीक है, बिल्कुल धूमिल आपका। चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? डॉक्टर देवराज हैं, राजेंद्र यादव हैं, भीष्म साहनी हैं, दुष्यंत कुमार। कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ये आपको बताना है। ठीक है जी, तो चीफ की दावत किसकी है? बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी सा है। बिल्कुल, तो ये भीष्म साहनी की है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। चीफ की दावत भीष्म साहनी, मैंने आपको कहा था ना भीष्म साहनी भी आपको पढ़ना है। एक दिन मैं आपको सभी रचनाएं भीष्म साहनी की भी लिखवा दूँगी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर भीष्म साहनी ही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सर्कस उपन्यास के रचनाकार कौन है? यशपाल है। ठीक है, इनका एक पूछा जाता है बहुत क्या, झूठा सच। अमृतलाल नागर की क्या पूछी जाती है भाई? मृग नयनी। ठीक है, मनु भंडारी और सजीव। ठीक है, तो सर्कस उपन्यास के रचनाकार की बात करते हैं, तो कौन है यहाँ पर सर्कस उपन्यास के रचनाकार? तो डी ऑप्शन, यानी कि सजीव जो है आपका एक इम्पॉर्टेंट है। सजीव की अक्सर रचनाएं पूछ ली जाती हैं। ठीक है, डी इज़ करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा 46, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? राजेंद्र यादव हैं, रांगे राघव हैं, प्रेमचंद हैं या फिर अमरकांत है? ठीक है, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर? रंगभूमि उपन्यास। तो यहाँ रंगभूमि आपको पता है ना, मैंने कहा है प्रेमचंद की एक भी रचना मत छोड़ना। ठीक है जी, तो प्रश्न नंबर 46 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है? वेरी गुड, ये किसका है भाई? सी का है, सी है, सॉरी प्रेमचंद है। 101% मैम लॉक कर दिया जाए? बिल्कुल भाई लॉक कर दिया है, तो यहाँ पर आपका सी ही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर हमारे प्रेमचंद ही हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रेम पचीसी कहानी का संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद है, जयशंकर प्रसाद है, गे हैं, यशपाल है। अब ये प्रेम पचीसी है ना, तो दो रचनाएं यहाँ पर मैंने आपको बताई थी, दोनों ही आपको मैं बताऊंगी। तो पहले एक बार आप आंसर दीजिए। ठीक है, तो प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से भाई, जल्दी से आंसर आना चाहिए। हाँ वेरी गुड, यश का आंसर आ चुका है प्रेमचंद की। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पर तमस पूछा जाता है, बहुत तमस पूछा जाता है। ठीक है जी, ये आप मुझे आज कमेंट में कमेंट करेंगे 5 रचनाएं, मैं आपको बाद में बताऊंगी, अभी नहीं बताती, बाद में बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट है, प्रेम सागर के रचनाकार कौन है? इसलिए प्रेम पचीसी और प्रेम सागर दोनों करवाई हैं। जब प्रेम पचीसी आएगा तो ये कैसे याद रखोगे? प्रेम पचीसी, भाई 25 रचना लिखने वाले कौन हुए हैं? तो वो प्रेमचंद हुए हैं। और जब प्रेम सागर की बात आएगी तो यहाँ पर आपका इंशाअल्लाह खां होगा, जिसकी एक रचना मिलती है, कौन सी? रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी, यहाँ इनकी रचना मिलती है। ठीक है, लल्लू लाल हैं, प्रेमचंद हैं,
तो मुंशी सदासुख लाल है, ठीक है जी। सुख सागर इनकी एक रचना मिलती है, सुख सागर। दो बता दिए हैं तो दो बचे हैं, तो लल्लू लाल हैं, बिल्कुल भाई। देखिए हिंदी के जो प्रथम अध्यापक जिनको कहा जाता है, नाम देखिए कितना यहाँ स्ट्रेंज है, लल्लू लाल। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज जो अंग्रेज़ों के टाइम में 1800 में खोला गया था, उसमें ये प्रथम अध्यापक रहे हैं, ठीक है। तो ये उपाधि आप देखिए और नाम आप देखिए। कहते हैं ना कहीं कि नाम रखने से सब कुछ अच्छा होता है, ऐसा नहीं है। जैसे आप कर्म करोगे वैसा ही नाम रखने। अब इनका नाम लल्लू है, कहाँ, उस टाइम से आज तक भी हम इनको पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। हाँ ठीक है जी। प्रेम सागर यहाँ किसकी है, लल्लू लाल की। हाँ फोर्ट विलियम कॉलेज, ठीक है। चलिए तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका त्यागपत्र उपन्यास किसका है, ठीक है जी। प्रेमचंद का है, जनेंद्र का है, अगेय का है या फिर रेणु का है त्यागपत्र। लास्ट क्वेश्चन है बस आपका, बिल्कुल। तो यहाँ पर बी ऑप्शन है आपका, जनेंद्र का है क्या, कौन सा, त्यागपत्र, ठीक है। विनय पत्रिका के रचयिता कौन है, सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है, केशवदास है। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है, जल्दी से बताइए भाई। तो बिल्कुल करेक्ट कौन सा है, विनय पत्रिका। तो बिल्कुल भाई हमारे तुलसीदास हैं यहाँ। कबीरदास की कौन सी मिलती है, बीजक मिलती है, ठीक है। और ये सूरदास की मैंने लिखवा दी है और केशवदास की भी मैंने आपको लिखवा दी है। तो यहाँ पर आपका सी इज़ करेक्ट। अब जो क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, पहला मैंने आपसे पूछा है तमस, दूसरा मैंने आपसे पूछा है बकरी विलाप, ठीक है, तीसरा मैंने आपसे पूछा है बकरी, ठीक है जी, और चौथा मैंने आपसे पूछा है यहाँ पर एक और रचना, हाँ अंधा युग, अंधा युग, ठीक है। पांचवा मैंने आपसे पूछा है अंधा कुआं, अंधा कुआं। तो ये 5 रचनाओं का आप आज कमेंट में आंसर देंगे, प्रश्न नंबर डाल करके पांचों का, ठीक है। तो सबका कमेंट सेक्शन में कमेंट आपका आना चाहिए। ये रचनाएं किसकी हैं, इम्पॉर्टेंट हैं, जो राइटर्स मैंने आपको अक्सर बताए हैं वो उन्हीं में से ही ये रचना है, ठीक है। एक उर्वशी दी है, उर्वशी 2 रचनाकारों ने लिखी है, ठीक है जी। कामायनी भी आपको कमेंट करना है, कामायनी किसकी रचना है। तो ये आज के आपके 5 से 6 प्रश्न हैं, कमेंट सेक्शन में इनका कमेंट आपके होना चाहिए, ठीक है। तो आज का सेशन अगर आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस के आंसर ज़रूर दीजिएगा, ताकि आपकी और भी प्रैक्टिस होती रहे, ठीक है जी। क्योंकि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। ओके, तो मिलते हैं कल फिर से। नेक्स्ट टॉप 50 क्वेश्चन साहित्य के ही कल भी आपके रहेंगे, ठीक है जी। वही हिंदी है, वही आपके क्वेश्चन आपके सामने हैं, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, शुभ रात्रि।